हाँ जी जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, ये मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। देखा जाए तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, एक रिसर्चर को मेथडोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। उससे पहले भी एक चीज़ आती है, लेकिन उसका ना टाइम, वहाँ पे हम गलती से टाइम ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई योर कोर पेपर। कोर पेपर इतना आसान होना चाहिए कि वो आपको पूरा समझ में आ जाए। ए टू जेड, एक एक लफ्ज़ आपको आपके कोर पेपर का समझ में आ जाना चाहिए। जब समझ में आ गया तो आप उसकी मेथडोलॉजी आइडेंटिफाई करें कि उसने जो मेथडोलॉजी है क्या, हाउ द पेपर सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि आपने वो पेपर इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो आपको ये भी पता होगा कि उस पेपर की प्रॉब्लम क्या थी और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। ये उसकी मेथडोलॉजी है। उसने कौन सा एल्गोरिदम लगाया, कौन सा डेटा सेट लिया, कौन सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, किस तरह उस डेटा सेट की बेस पे प्रॉब्लम हल की। ये आपको उसके पेपर में से समझ में आ जाएगा, और ये लिखा सारा उसके मेथडोलॉजी के सेक्शन में होगा। मेथडोलॉजी करने के बाद आपका आता है एल्गोरिदम डिज़ाइन। एल्गोरिदम डिज़ाइन। अब एल्गोरिदम डिज़ाइन के अंदर वाई वाला बड़ा अहम सवाल है कि आप कहते हैं कि जी मैंने उसने ये एल्गोरिदम बनाया था, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, वो मैंने ये किया, तो एग्जामिनर पूछेगा भी यही क्यों किया। इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? उसकी मेथडोलॉजी में, उसके पेपर में एक एल्गोरिदम था, आपने उसको थोड़ा सा चेंज किया, एग्जामिनर ने की पूछा कि भी आपने चेंज क्यों किया और यही चेंज क्यों किया, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं ला, सारे ही चुप हो गए हैं। सर हम वैलिडेट करेंगे ना, बताएंगे कि उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसने जो एक्सप्लेन किए होते कि उसके ऊपर फ्यूचर वर्क किस तरीके से हो सकता है। उन जो ड्रॉबैक्स थे उनको मैंने रिमूव करके ये नई चीज बनाई। हाँ जी, आपने जो जवाब दिया ना, उसमें से एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है, आपने जो बंदूक है ना वो उसके कंधे पे रख के ही चलानी है। आपने कहना है कि एग्जिस्टिंग स्टडी ने डिड नॉट एक्सप्लोर द पॉसिबल सिनेरियो, इट इज आइडेंटिफाइड इनसाइड द पेपर इटसेल्फ। आप ये कहेंगे कि जो एल्गोरिदम मैंने चेंज किया ना, लेट्स सपोज उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू जी लिखा था, आपने x प्लस वाई, आपने y ऐड किया, तो आप ये कहेंगे कि मैंने y इसलिए ऐड किया कि जो ये मैंने पेपर इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था ना, उसके अंदर उसके फ्यूचर वर्क में और उसकी लिमिटेशन में उसने खुद ही लिखा था कि मैंने ये काम तो किया है, लेकिन इस काम को इस तरह करके नहीं देखा। मैंने x इज इक्वल टू वाई तो किया, x इज इक्वल टू जेड तो किया था, लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड मैं करके देख सकता था, मेरे पास टाइम नहीं था या किसी और वजह से मैं ये कर नहीं सका। तो आप अपने कंधे पे बंदूक रख कर नहीं चलाओगे। आप कहोगे ये जो मैंने किया है, कि मैंने एल्गोरिदम के अंदर ये चेंज लेकर आया हूँ, ये इसलिए लेकर आया हूँ कि वो एग्जिस्टिंग स्टडी के अंदर ही ये चीज़ें उसने कहा था कि मैंने नहीं की और ये हो सकती है। एक मिनट ठहरना, मैं देखूँ शायद बाहर दरवाजे पे कोई आया है।
हाँ जी जी, समझ में आई बात आपको? अगर वाई आप दे रहे हो तो आपने वो खुद से वाई नहीं देना, आपने देना है वाई, तो आपने कहना है कि उसके पेपर में ही ये कुछ सिनेरियोज थे जो उसने एक्सप्लोर नहीं थे कि इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये हर रिसर्चर की ये कहानी नहीं है। आप आपने जो अभी तक लिख लिया या जो आपने कर लिया ना, वो इससे मैच नहीं करती होगी, लेकिन ये वो कहानी है कि जो कहानी ये एग्जामिनर को सुना देता है ना, तो एग्जामिनर दंग रह जाता है। एग्जामिनर कहता है वाह क्या बात की आपने, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे सोचना ही सुनना ही ये चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर की मेंटालिटी, आप उसको पहले देखें क्या है। आप अपना कोर पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। एक पेपर जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आपने वो पढ़ लिया है, आपने उसकी मेथोडोलॉजी भी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ लिया है, उसके एल्गोरिदम का डिज़ाइन भी आपने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा, और उसके अंदर उसने लिखा था कि ये फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियोज में इस तरह भी इसको चेंज किया जा सकता है, आपने वो भी पढ़ा, और उसी के बेस पे आपने उस एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया। अब एल्गोरिदम आपने इम्प्रूव कर लिया है, पहले हम ये सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, ये वजीहा का सवाल है। वजीहा क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ जी वजीहा, आपने या तो टाइप करना है या फिर आपने बोलना है। मुझे इस तरह तो नहीं इल्हाम होगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। लगता है वजीहा मैडम ने तजर्बा ही किया। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं लेक्चर के ऊपर। अच्छा जी, जो पहले था कि आपने पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके बाद आपने उसकी मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली, फिर आपने अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन किया उसको देखते देखते। ये वजह बहुत ज़रूरी कि आपने एल्गोरिदम के अंदर ये चेंज क्यों लाए। तो आपने यही जवाब देना है कि मैंने इतना अच्छे तरीके से उसका पेपर पढ़ा था, और उसने ये लिखा कि इस तरह ये इम्प्रूव हो सकता है, तो मैंने वही किया। मैंने खुद से कुछ नहीं किया भाई, मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ। और जो बच्चा एग्जामिनर्स के सामने आइंस्टाइन बनने की कोशिश करता है ना, वही सबसे ज़्यादा रगड़ा जाता है। आगे आते हैं कि आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब आपने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है। अच्छा जी, फाइका का मैसेज है, रिसर्च गैप इज इक्वल टू गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग वर्क एंड फ्यूचर वर्क। ये इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर में कि रिसर्च गैप क्या है। लेकिन अगेन, अब जिस टाइम पे आप लोग हैं ना, इस टाइम बैठे हुए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन से आप लोग अभी अपना लिटरेचर रिव्यू में टाइम ना स्पेंड करें। कोई एक पेपर पकड़ लें जो कि आपको बहुत अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, ये वो चीज़ है जो रिसर्च के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक वो जो सच्ची रिसर्च करता है, एक वो जो झूठी रिसर्च करता है। एग्जामिनर्स आपका एक्सपेरिमेंट खोल के नहीं देखते, तो ये आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला होता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब जो कोर पेपर आइडेंटिफाई करता है ना, एग्जामिनर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई आईएसआई पेपर अपना कोर पेपर रखेंगे और वो पिछले 5 साल में पब्लिश हुआ हो। नॉर्मली ये एक ऐसा शिफ्ट है जो कि एक अंडर ग्रेजुएट के लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। यानी अगर आपने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री की है, उसके बाद 2 साल आपने जॉब की और अब आप एमफिल में आ गए, तो ये मैं कहूँ कि आप आईएसआई पेपर समझ कर उसको जल्द से जल्द इम्प्रूव करें। ये एक मुश्किल टास्क है, ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं हैं, बच्चे करते भी हैं, लेकिन एक मुश्किल टास्क है। जो बच्चा सच्चा सच्ची रिसर्च करेगा ना, वो इस चीज़ को ढूंढने में टाइम लगाएगा, और इस चीज़ को समझने में भी टाइम लगाएगा, और इस चीज़ की मेथोडोलॉजी और एल्गोरिदम को इम्प्रूव करने में भी टाइम लगाएगा। लेकिन जो रिसर्च वो करना चाहता है, जो इसको हम कह लें कि नग सारे पूरे हों रिसर्च के,
तो वो लोग झूठी रिसर्च भी करते हैं। वो ये करते हैं कि वो पेपर कोई भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि एग्जामिनर के मुताबिक हो, उसकी मेथोडोलॉजी समझ लेते हैं, उसके एल्गोरिदम के अंदर आइडेंटिफाई कर देते हैं क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, और उसको कहते हैं कि हमने इसी वजह से इम्प्रूव किया। मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो जवाब दे देता है ना पाकिस्तान में कि ये हमने तो ऐसे किया है, वो उसकी डिग्री आसानी से निकल जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं ओपन किया जाता। लेकिन जब आप किसी भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर में जमा कराओगे तो वो आपके एक्सपेरिमेंट से गो थ्रू होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप झूठ बोल के रिसर्च कर सकते हो, लेकिन अगर ये कहूँ कि झूठ बोल के आप आईएसआई पेपर पब्लिश कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो आपने रिसर्च गैप पूछा है, ये मैंने इसके ऊपर इतना लंबा लेक्चर इसलिए दे दिया कि रिसर्च गैप पर अभी आप लोग इतना टाइम ना स्पेंड करें। आप टाइम स्पेंड करें किसी एक कोर पेपर पे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया, इतने अच्छे तरीके से समझ आ गया कि आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपको सुपरवाइजर, आपका एग्जामिनर, कोई बंदा उस पेपर को इतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकता जितना आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसको। आपने उसकी मेथोडोलॉजी पढ़ी, उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन पढ़ा, आपने देखा कि उसने कहा इस तरह इंप्रूव हो सकता है, आपने वैसे इंप्रूव कर दिया। फिर आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जब आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो आपने सिर्फ अपने एल्गोरिदम का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करना। सबसे पहला तो सवाल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट पे आता है। मैं ये दोबारा लिखता हूँ, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट जब आपने किया तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि डाटा सेट क्या था। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है कि भाई डाटा सेट मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, मैंने डाटा सेट वही लिया है जो कि इस कंपेयर्ड पेपर ने, जो जिसके साथ मैं कंपेयर करूँ ना, इसने जो डाटा सेट लिया भी मैंने भी वही डाटा सेट लिया, मैंने कहीं से कुछ नहीं बनाया। फिर आपने दूसरा बात क्या कहनी है कि अच्छा इसकी एक्सपेरिमेंट की क्रॉस वैलिडेशन क्या थी, ट्रेनिंग में कितना इस्तेमाल हुआ और टेस्टिंग में कितना हुआ। आपने कहना है कि सेम वैलिडेशन सिनेरियो, उसने 1 क्रॉस वैलिडेशन लगाई थी 70-30 की, मैंने भी वही लगाई। उसने 10 क्रॉस वैलिडेशन लगाई थी 70-30 की, मैंने भी वही लगाई। उसने 10 क्रॉस वैलिडेशन लगाई थी 80-20 की, मैंने भी वही लगाई। ये आपने खुद से नहीं कहना कि मैंने क्यों ये लगाई, आपने कहना ये लगाई है तो ये इसलिए लगाई है कि उसने यही लगाई थी। मेरा फाइका को जाएगा रहा मैसेज, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? आप लोगों को स्क्रीन पे जो मैं कर रहा हूँ वो नजर आ रहा है? नहीं सर। सर जस्ट नोटपैड हमें नजर आ रहा है, उसमें सिलेक्ट वैलिडेशन एविलेशन। तो ये वाली नजर नहीं आ रही है जो मैं इतनी देर से बोली जा रहा हूँ? आप लोग मुझे भी आप भी माशाल्लाह से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आप नजर आ रहा है ये? सर चैट्स, हेलो, सर चैट्स में जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वो नजर आता है, सारा बार है। नहीं, ये मेरी जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है वो नहीं नजर आ रही है आपको? नहीं वो आ रही है, अब आ रही है सर। कि पूरी स्क्रीन नजर नहीं आती आपको? आ रही है सर, अब आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये आपकी अपनी ज़रूरत है कि आप इससे गो थ्रू होना चाहते हैं नहीं होना चाहते। थैंक यू स्टेप सर। 1 था आपको आप ये मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची आ रही है, किसके पास है? अच्छा जी, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना था अपना कोर पेपर। उस कोर पेपर में से आपने अपनी मेथोडोलॉजी आइडेंटिफाई की, उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन देखा, उसमें जो कुछ मिसिंग था आपने उस मिसिंग चीज़ को कह दिया कि मैंने ये इम्प्रूव ये किया है जो मिसिंग है, और ये यही क्यों किया है, क्योंकि उसने कहा था ये चीज़ हो सकती है तो मैंने इसलिए ये किया। एल्गोरिदम इम्प्रूवमेंट के बाद आप आगे एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट किया। जब आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा डाटा सेट आपने क्या लिया, तो आप कहेंगे भी मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया, मैंने वही डाटा सेट लिया जो कि जिसके साथ मैंने कंपेयर किया उसने इस्तेमाल किया, या इसने जो डाटा सेट इस्तेमाल किया मैंने भी वही किया। फिर उससे अगली बात आ जाती है कि आपने वैलिडेट कैसे किया अपने एक्सपेरिमेंट को। आप कहेंगे कि मैंने सेम उसी तरीके से वैलिडेट किया जिस तरीके से इस पेपर ने अपने आप को वैलिडेट किया। अब वैलिडेशन के अंदर आ जाता है कि जी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस आपने कौन से इस्तेमाल किया, आपने एक्यूरेसी की, आपने प्रिसीजन, रिकॉल क्या क्या लिया। आप फिर कहेंगे कि मैंने खुद से कुछ नहीं किया, आपने कहना है सेम इवैल्यूएशन
मैट्रिसेस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, जो कुछ भी उसने किया मैंने भी वही किया। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि चार्ट्स के, आपके चार्ट्स के अंदर आप दिखाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी उससे 5% बढ़ी हुई थी, आपकी प्रिसीजन उससे 5% बढ़ी हुई थी, आपकी रिकॉल 5% बढ़ी हुई थी। आप ये दिखा देंगे तो आपका एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाएगा। डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन पे लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछते पाकिस्तान में, लेकिन बाहर के मुल्क में इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि यहाँ से असल में ये सारा डिस्कशन मैंने शुरू यहाँ से किया था। आप आपने एल्गोरिदम इम्प्रूव किया, लेकिन आपने पता है क्या किया, उसके पेपर में उसने जो डाटा इस्तेमाल किया था ना, डाटा सेट वही था, डाटा सेट के अंदर थे 10,000 रोज, उसने 70-30 लगाए, फार्मूला लगाया। जब उसने 70-30 का फार्मूला लगाया, that is equal to steric 30%, उसने जो सैंपल में से 70-30 का फार्मूला लगाया, उसने नेचुरल रैंडम डाटा उठाया। लेकिन आपने जब अपना एक्सपेरिमेंट रन किया ना, आपने सिर्फ वही डाटा उठाया जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए, और आप वो डाटा में से सिर्फ वही सैंपल उठा के अपना रिजल्ट बेहतर करके कह दें कि मेरा 5% बढ़ा हुआ है, 10% बढ़ा हुआ है। लोग ये चीटिंग करते हैं पाकिस्तान में। ये चीटिंग लोगों को पकड़ना कम आता है। बाहर के मुल्क में अगर आप पेपर जमा करवाते हैं किसी ISI में, तो वो ये इस चीज़ का मेक श्योर करते हैं कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था कि नहीं। ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डाटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी आपकी, जो आपने सैंपल उठाया है। यहाँ पाकिस्तान में लोग इतना नहीं इस पे फोकस करते, क्योंकि वो छुपा लेते हैं इसके पीछे अपनी सारी रिसर्च की इम्प्रूवमेंट छुपा देते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में वो ये पूछते हैं कि आपका डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी जब आपने एक्सपेरिमेंट रन किया। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास रिसर्च में होना ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह ये अब जो आपके 12 लेक्चर रह गए हैं उसके अंदर इन चीज़ों को ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं क्लास का सेशन एंड करूँगा। सर पहली सर माजरत थोड़ी पहले तो ये कि थोड़ा गैप आ गया था रिसर्च में, हमें ना मतलब इतना ज्यादा वो नहीं हो रहे थे, तो अभी जो हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट हम खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो उसके अंदर हम जो है ना फिर इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे सर। सही है, सही। चलो ठीक है जी, सर फिर अभी मैं फिर हाँ जी ले बोलो। ले ताकि सर आज जो भी अटेंडेंस ले ले फिर मीटिंग जो जो अच्छा जो अभी सुन लो, जो जाना जी चाह जी रहा सर। है वो जा सकता है, वो CR को अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे जमा करा दे। जिसने सवाल पूछना है वो मुझे चैट बॉक्स में अपना सवाल टाइप कर दे, मैं उसको जवाब दे देता हूँ। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। सही। अब ये सवाल पूछा गया फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में बता दें। ठीक है, ये आपका जो सवाल है ना, इससे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप फीचर क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आपने यही फीचर्स क्यों एक्सट्रैक्ट किए। नॉर्मली कुछ रिसर्चेस ऐसी होती हैं जिसमें वो डाटा सेट में से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके अपना एनालिसिस करते हैं। सर मैं जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ उसका यार आपका ना वो आप दो चीज़ों पे कह रहे हैं, लूप आ जाता है आपका। आपने ना मेरी आवाज़ और अपनी आवाज़ लाउड स्पीकर पे रखी हुई है। फराज अख्तर, आपने आवाज़ लाउड स्पीकर पे रखी हुई है। जी सर मैंने अभी हैंडफ्री लगा ली है। सर मैं मेरा जो डाटा सेट है उसके अंदर जो उसने पहले से काम किया, जो मेरा बेस पेपर है उसके अंदर कुछ काम किया हुआ उसने मॉक लर्निंग। ठीक है, मैंने उसके अंदर एक फीचर रखा हुआ है डेमोग्राफिक्स का। ठीक है, सही। रिसोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो मॉक में इनरोल हुए हैं उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके पास रिसोर्सेज क्या है और उनकी प्रीवियस जो
कह लें कि उनकी डिग्री, प्रीवियस डिग्री जो है वो, उसका इम्पैक्ट भी मैंने उसमें कुछ तरीके से मैंने वो उसके अंदर करना है। तो उसके बारे में सर मैं पूछ रहा था कि उसके अंदर मुझे अच्छा, वो मार्क पहले पर पहले मैं स्टैंडर्ड्स के आपसे ये ऊपर पूछना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं ना डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक ही क्यों? सर जैसे अगर आज डेमोग्राफिक आपको अवेलेबल हैं तो क्या आपने जिसके साथ कंपेयर किया उसको अवेलेबल नहीं थे? ठीक है सर, तो ये सर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी वो मैंने सर ये एक्सपेक्ट रखा था कि ये एज अ प्लस पॉइंट के तौर पे। नहीं, ये फिर वही बात आ गई ना, प्लस आपने नहीं ना डिसाइड करना। देखो, ओके ये सर। आपने खुद से नहीं बताना कि ये प्लस पॉइंट है। ये तो स्टोरी, आप थोड़ा सा इस पे फोकस रखो कि हर चीज जो आप कर रहे हो ना, आपको कंपेयर किया जाएगा आपने जिसके साथ अपना कहा कोर पेपर है उसके साथ। अब अगर मेरा पहला सवाल ये कि अगर आपने कहा कि मैं डेमोग्राफिक डेटा से इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, तो क्या आप जिससे कंपेयर करे हो उसको डेमोग्राफिक डेटा अवेलेबल था? अगर नहीं था तो फिर आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि आपकी और उसकी रिसर्च कंपेयर हो सकती है? कि जो चीज़ उसको अवेलेबल ही नहीं थी, आपने वो खुद से अपने आप को अवेलेबल करवा के कह दिया कि मेरा इम्प्रूव्ड है। दोनों का डेटा जैसे सेट मैं एग्जैक्ट सेम डाटा होना सेट, जरूरी है। उस डाटा सेट के अंदर डेमोग्राफिक्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं। उसने अपने एल्गोरिदम में डेमोग्राफिक्स इस्तेमाल किया है कि नहीं किया? नहीं सर, उसमें उसने जस्ट उसकी लर्निंग के वो किस तरीके से लेक्चर्स वगैरह ले रहे थे, कब कब कितनी छुट्टियां की हैं और किस तरीके से, यानी वो बाकी चीजें उन्होंने एट्रीब्यूट में डेमोग्राफिक्स को उसने ऐड नहीं किया। और उसके अंदर उसने अपने फ्यूचर वर्क है उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि ये इसका एस्पेक्ट, इसकी जो आउटकम है ये उसके डेमोग्राफिक्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो फिर डेमोग्राफिक को, अब डेमोग्राफिक डेटा जो है वो आपने एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के अंदर कैसे एनकोड किया? इसकी मैं आपसे मिसाल ये पूछता हूँ। देखें, नॉर्मली जो डाटा था ना वो था ट्रू फॉल्स, के लेक्चर लिया नहीं लिया या टाइम। अब आपने एक नया एट्रीब्यूट डाला जो कि जियोग्राफिकल लोकेशन है कि फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान। आप इसको बाकी जो डाटा टाइप्स हैं उनके साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे एल्गोरिदम इम्प्रूवमेंट के लिए? जी सर, यही तो मैं पूछना चाह रहा था उससे आपने कि वो किस तरीके से मैं डाटा को विजुलाइज करूंगा उसके अंदर। इसके लिए अब आपको सबसे पहले उसका एल्गोरिदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जो मुझे आपसे डिस्कशन में चीज़ समझ में आई है ना, वो ये कि आपके पास एक कोर पेपर तो है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि आपने उस कोर पेपर के एल्गोरिदम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझा होता तो आप ये बता सकते कि उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे, उसका मॉडल कौन सा था, उस मॉडल के अंदर उसने किस एट्रीब्यूट को किस तरह एनकोड किया हुआ है, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो आपके लिए जो जियोग्राफिकल डेटा है वो इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं होगा। सर इसके बारे में मुझे मे भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं इसके ऊपर फर्दर स्टडी करूंगा, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हाँ, टू लेकिन मैं लेक्चर्स ये में कहूँगा कि अब मैं एक फिर आपसे पेपर को कभी स्टिक करके रहो। अब ये ना हो कि आप पेपर बदल लो, यही एक पेपर हो और आप इसको अच्छे नहीं नहीं तरीके सर, से मैं पढ़ते जाओ और इसी को आप कहो कि मैंने रास्ता निकाल लिया। हाँ जी, उसके बाद अगला सवाल था, थैंक फाइका का डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैन डू मैनुअली इन केस ऑफ इमेज डेटा सेट्स। अच्छा, जो आपका डाटा सेट है ना, वो मुझे इससे कंसर्न नहीं है या एग्जामिनर को इससे कंसर्न नहीं है आपने क्या किया है। एग्जामिनर सिर्फ एक चीज़ सुनना चाह रहा है कि भाई आपका डाटा सेट और आपके सैंपल वही थे एग्जैक्ट जो आपकी कंपेयर्ड सेट स्टडी के हैं। ये नहीं सुनना चाहता कि आपने खुद बनाया या खुद मैनुअली सिलेक्ट किया। आपने ये जुमला बोला तो फिर वो कहेंगे कि ये आपकी बायस्ड रिसर्च हो गई है। आपने यही कहना है कि मेरा डाटा सेट सेम एग्जैक्ट वही है, वही सैंपल साइज है जो कि उसका था। हाँ जी, जो लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं।
इफ देयर इज नो कंपेयर्ड स्टडी, ये आपने बहुत गलत सवाल पूछा है। बुरा सवाल नहीं, आपका सवाल बहुत वैलिड है कि अगर कंपेयर्ड स्टडी ना हो तो क्या करें, लेकिन एग्जामिनर्स के नज़दीक ये थोड़ा डेंजरस सवाल है। वो इसलिए कि वो ये कहेंगे कि अगर आपकी कोई कंपेयर्ड स्टडी नहीं ना है तो फिर आपने एमफिल की रिसर्च नहीं की, आपने अंडर ग्रेजुएट का ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर यही होता है कि स्टूडेंट कहता है कि मैंने कुछ बनाया है, लेकिन एग्जामिनर उससे ये नहीं पूछता कि जो तुमने बनाया क्या किसी ने पहले बनाया था कि नहीं था बनाया। अंडर ग्रेजुएट में उनको इजाज़त होती है, वो ये कह सकते हैं कि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर्स में ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको किसी न किसी एक के साथ लाजमी कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस डिस्कशन से आप लोग परेशान भी हो सकते हो, क्योंकि बेसिकली हम जो हमारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च है ना, वो हमारे मुल्क के नाम से आपके सामने ज़ाहिर है। हम जर्मनी की तरह नहीं है, हम अमेरिका की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम सिंगापुर की तरह नहीं है। तो इसकी वजह बुनियादी यही है कि हमारी रिसर्च वैसी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप सारे लोग निकल जाओगे, आप सारे लोग पास आउट हो जाओगे, वो परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अ, एक अच्छा जो स्टूडेंट है ना, उसको अच्छे काम के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जब वो अच्छे काम के लिए कोशिश करेगा, तो उसका काम उसको ऊपर लेके जाएगा। वो अच्छी जगह से पीएचडी कर सकता है, वो अच्छी जगह से स्कॉलरशिप ले सकता है। तो जो जितना गुड़ डालेगा, वो फिर उतना उस मीठा उसको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। चलिए मैं फिर अब क्लास एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अब आपने जो टाइम दे दिया, उसके मुताबिक मैं फिर इंशाल्लाह लेक्चर ले लिया करूँगा। आपने दिया मंडे टू वेडनेसडे, टाइम आपने क्या बताया है? मंडे टू वेडनेसडे 2:30 PM। चलें ठीक है जी। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर मैं इंशाल्लाह आगे आपको अगले लेक्चर में बता देता हूँ बाकी चीज़ें। सर, हाउ मच टाइम थैंक डू यू वी सर। हैव टू कंप्लीट आवर थीसिस और एनी सबमिशन डेट अप्रॉक्सीमेटली? ये सजावल जो है वो बेहतर पता कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो सर सजावल ही आप पता करके बता देना। जी ओके बेहतर जी, सर, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। ओके सर।